everyone, welcome to our channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज जो आपका क्लास है वो केमिस्ट्री का क्लास है। केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री का आपका 138 क्लास है। 137 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। 138 क्लास है जिसमें हम आज आइडियल गैस इक्वेशन से डिस्कस करेंगे। अगर लास्ट क्लास की बात करते हैं तो उसमें हमने लॉज गैस लॉज पढ़े थे। गैस लॉज में जो हमने डिस्कस किया था, पहला हमने बॉयल्स लॉ किया था। उसके बाद हमने जो डिस्कस किया था वो चार्ल्स लॉ डिस्कस किया था। उसके बाद हमने जो डिस्कस किया था वो हमने गे लुसाक लॉ डिस्कस किया था। ओके, सो वो वाली सारे हमने डिस्कस कर लिए थे, लुसाक लॉ। और उसके बाद हमने फिर जो डिस्कस किया था लास्ट जो फोर्थ लॉ था आपका गैस लॉ का, वो आपका एवोगैड्रो लॉ था। ओके, एवोगैड्रो लॉ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये चारों लॉ हम गैस लॉ से रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सकें। Now for the today's class we'll start discussing about ideal gas equation. Ideal gas equation क्या होती है, क्योंकि gas equations हमने already पढ़ ली, gas laws हमने पढ़ ली हैं, Boyle's law, Charles law, Gay-Lussac law, Avogadro law. But ideal gas equations क्या होती हैं वो that we will discuss in this class, and that will further discuss कि Boyle's law क्या था, का Charles law क्या था, Avogadro law क्या था, and what is ideal gas law. The three laws which we had learned till now can be combined together in a single equation which is known as ideal gas law. अभी तक की जो हमने चार लॉज पढ़े थे, इन चार लॉज में से कोई तीन लॉ आपके मिलेंगे, कंबाइन करेंगे, एक सिंगल इक्वेशन में आएंगे, फॉर्म करेंगे, उसी को ही हम आइडियल गैस इक्वेशंस बोलते हैं। ये गैस लॉज में थ्री लॉज का कॉम्बिनेशन इज नोन एज द आइडियल गैस इक्वेशन दैट यू कैन अंडरस्टूड बाय दिस। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करते हैं तो कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं, तो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके प्रेशर के। वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मतलब वॉल्यूम अगर इंक्रीज करेगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, अगर वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। दैट व्हाट इट डज मीन, एंड दैट इज़ नोन एज बॉयल्स लॉ। अगर आपने हमारे लास्ट क्लास देखा होगा तो उसमें आपने ऑलरेडी पता होगा कि हम किस लॉ की बात कर रहे हैं, दैट इज़ ऑफ बॉयल्स लॉ। एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स, तो वॉल्यूम जो है वो आपका टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब है वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा। एंड दिस इज इन द फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ जो कि लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया है। एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे अगर कांस्टेंट प्रेशर भी है, कांस्टेंट टेम्परेचर भी है, तब जो आपका होता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम जो होगा वो नंबर ऑफ मोल्स पे आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब है वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज करेंगे। दिस इज द लॉ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अवोगैड्रो लॉ, जो कि हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया है। दस, अगर हम तीनों लॉ के बारे में तीनों लॉ को कंबाइन करते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और अवोगैड्रो लॉ को, तो वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि वी के जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो आपका एक वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन था, जो कि आपका सॉरी, वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी था, दैट इज़ योर चार्ल्स लॉ हियर, इसको हम चार्ल्स लॉ कहते हैं। और आपका एक वी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, दैट इज़ वो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, जो कि आपका एवोगैड्रो लॉ था, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं। तो ये एन के वी जो है वो उसके एन और टी दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए एन और टी यहाँ लिखा है। और जो फर्स्ट लॉ हमने जो कि बॉयल्स लॉ बताया था वो वी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो दैट इज अपॉन पी। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वो चार्ल्स लॉ का, एवोगैड्रो लॉ का और आपका बॉयल्स लॉ का कॉम्बिनेशन है। ठीक है,
तो बॉयल्स लॉ इन तीनों लॉ का कॉम्बिनेशन है आपका, दैट इज वी, तब ये हमारा फॉर्मूला डिराइव्ड हुआ है, ये इक्वेशन डिराइव्ड हुई है, दैट इज वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी अपॉन पी, वाई दीज थ्री लॉज, चार्ल्स लॉ, अवोगाड्रो लॉ एंड बॉयल्स लॉ। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो एक हमारा कांस्टेंट लगेगा, जो कि मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग में भी बताया था, लास्ट क्लासेस में बताया था कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, दैट इज हियर इट इज द के कांस्टेंट। v इक्वल्स टू r, यहाँ पे r कांस्टेंट लिया है, एन टी सेम है अपॉन पी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं इस r के बारे में कि r क्या है और क्यों हमने r लगाया है। प्रोपोर्शनलिटी जब हटाया है तो r लगाया है, वेयर r इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये जो r है उसे हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। ओके, वे ऑन रीअरेंजिंग द इक्वेशन वी ऑब्टेन, अगर हम इसी इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, व्हाट वी विल फाइंड इट आउट, ये p इधर डिनोमिनेटर में है, इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, इस तरह से फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि इसको जब हमने रीअरेंज किया है, p डिनोमिनेटर में था उसको उधर ले गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेके गए, तो यहाँ पे आपका v में हो गया, पी वी हो गया, और ये एन आर टी ऐसे ही था तो एन आर टी ऐसे कर दिया, रीअरेंज कर दिया, तो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, ये इक्वेशन हम फॉर्म करते हैं। अगर इसमें से भी हम इस r की, जो कि आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसकी अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ पे n और r जो कि है नॉट नीडेड है, क्योंकि हमें r की वैल्यू निकालनी, n और r दोनों जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इसका मतलब है r इक्वल्स टू, ये पी वी था और ये दोनों एन टी आपका नीचे आ गया, तो दैट विल बी फॉर्मूला लाइक दिस, तो दैट मीन्स r इक्वल्स टू पी वी अपॉन एन टी, आर इक्वल्स टू पी वी अपॉन एन टी, ये आपका बनेगा। ये जो r है वो आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की आपको वैल्यू निकालनी पड़ी तो आप इस तरह से आप उसको निकाल सकते हो, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट। नाउ मूविंग ऑन अहेड, दैट वी हैव हियर विद रेफरेंस टू r, r इज कॉल्ड गैस कांस्टेंट, इस r को हम गैस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं। सो आर इज गैस कांस्टेंट, आर जो है हमारा वो गैस कांस्टेंट होता है, इट इज सेम फॉर ऑल गैसेस, ये आपका सारे ही गैसेस के लिए सेम होगा, चाहे वो आप बॉयल्स लॉ ले लो, चाहे वो आप चार्ल्स लॉ ले लो, और वो आप चाहे अवोगाड्रो ले लो, और चाहे फिर आप उसका गैस गे लुसाक लॉ ले लो, कोई भी चारों में से लॉ लोगे, सबके लिए कांस्टेंट आप आर लगा सकते हो। देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसीलिए हम आर को यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि वो हर एक गैस के लिए आप उसको कांस्टेंट लगा सकते हो, दैट इज फॉर चार्ल्स लॉ, दैट इज फॉर एवोगाड्रो लॉ, गे लुसाक लॉ और बॉयल्स लॉ, किसी भी लॉ के लिए आप आर को कांस्टेंट ले सकते हो। पी वी इक्वल्स टू एन आर टी इज द आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी जो कि हमने यहाँ पे निकाला लिखा था, दिस इज द आइडियल गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट इसे हम कहते हैं, दैट इज पी वी इक्वल्स टू एन आर टी इज ऑल्सो कॉल्ड एन आइडियल गैस इक्वेशन हियर, दिस इज ऑल्सो नोन एज आइडियल गैस equation, sorry, equation here. Now moving on with the next one that we have with reference to the ideal gas a constant as well as related to the ideal gas equation that we have to discuss here is हेयर, अगर हम बात करते हैं आर इक्वल्स टू पी वी अपॉन एन टी, जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर ये जो आपका आइडियल गैस कांस्टेंट है, तो जो कि हम सारे गैस कांस्टेंट में निकाल प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के बाद लगा सकते हैं, तो इसके लिए दैट शोज द वैल्यू ऑफ आर डिपेंड्स ऑन द यूनिट इन विच P, V and T are measured. If the three variable is in the equation are known, the fourth can be calculated. तो बोला गया है कि अगर ये तीनों आपके हैं, क्योंकि n तो नंबर ऑफ मोल्स है, तो P, V, R, T जो है, जो ये जिस यूनिट्स में होंगे उसी पे ही आपका गैस कांस्टेंट की यूनिट भी डिपेंड करेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंड केस क्या होता है कि दैट पी वी टी जो है जिस यूनिट में मेजर किया जाएगा उसी यूनिट में आपका गैस कांस्टेंट भी मेजर किया जाएगा। सेकेंड क्या होता है कि जो ये तीन वेरिएबल हैं, इन तीन में से अगर तीन कोई भी नोन है, नोन मतलब तीन कोई भी वैल्यू पता है आपको, तो आप चौथी ऑलरेडी निकाल सकते हो बहुत आसानी से। ओके, सो तीन वैल्यू भी अगर पता है तो आप चौथी ऑलरेडी निकाल सकते हो, एज आई टोल्ड यू। अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर and moles of any gas will have the same volume because V equals to nRT and nRT and P are constant। तो बोला गया कि कांस्टेंट टेम्परेचर है आपका, कांस्टेंट टेम्परेचर एज वेल एज कांस्टेंट प्रेशर है अगर, तो आपका जो n मोल्स ऑफ गैस, किसी भी n मोल्स ऑफ गैस का अगर आप सेम वॉल्यूम पे निकाल रहे हो, तो V का आप क्या निकालोगे, वॉल्यूम इक्वल्स टू nRT, nRT होता है जिसमें n, R और T और P आपका सब एक आपका कांस्टेंट है। ओके,
With reference to that, a volume of 1 mole of ideal gas under the STP condition, अगर हम कोई भी 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, कोई भी आइडियल गैस है उसका 1 मोल निकाल रहे हैं एक STP कंडीशन पे, तब हमारा जो होगा दैट इज 273.15 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर। तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, दैट इज ऑफ 273.15 केल्विन एज वेल एज हैविंग अ 1 बार ऑफ प्रेशर हियर इज that is 22.71098 liter mole inverse. The value of R for 1 mole of an ideal gas can be calculated under these conditions as follows. तो temperature 273.15 Kelvin होगा, 1 बार प्रेशर होगा उसके साथ साथ, and that value of that 1 mole of ideal gas that under the STP condition will be the 22.71098 liter mole inverse here. Now we're finding out the value of ideal gas for 1 mole, or the value of R here, the constant, proportionality constant, the gas constant जिसे हम ideal gas constant बोल सकते हैं. Okay, so this R we will find out the value of R here. तो R के लिए वैल्यू हम जो निकालेंगे दैट वी नो दैट PV एंड देन N एंड T. तो T एप का ये है, तो हम इसके लिए पहले फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, जिन बच्चों को नहीं एक्चुअली अभी पूरी तरह से याद है, PV अपॉन NT. तो ये आपका प्रेशर है दैट इज ऑफ 10 टू द पावर 5 पास्कल. ये आपका वॉल्यूम है दैट इज 22, यहाँ पे देखिए मैंने निकाला है, तो दैट इज 22.71 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब एंड अपॉन 1 मोल. N है आपका, 1 मोल लिया गया है, एंड टेम्परेचर आपका 273.15 केल्विन है. अब इसके लिए हम वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे. तो जब हमने इसको पूरा सॉल्व किया है तो 8.314 पास्कल मीटर क्यूब केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स आया है. एंड इसको फिर और हमने जब इसको यूनिट को थोड़ा सा और बार में कन्वर्ट करने की, बार और लीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश की, तब 8.314 इंटू 10 टू द पावर 2 बार लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स है. और फिर 8 अगर इसको और छोटा किया है, इसको बार लीटर को हमने पूरा जूल में कन्वर्ट किया है, तो 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स आ रहा है फॉर्मूला. ये हमारी जो वैल्यू आई है ये हमारे आर की आई है, और आर जो है वो हमारा आइडियल गैस कांस्टेंट है. दिस आर इज ओके. नाउ एट STP कंडीशन यूज्ड अर्लियर, जो STP कंडीशन हमारी पहले यूज्ड हुई थी, 0 डिग्री एंड 1 ATM प्रेशर. तो 0 डिग्री सेल्सियस पे और आपका 1 ATM प्रेशर पे वैल्यू ऑफ R विल बी 8.20578 इंटू 10 टू द पावर -2 लीटर एटीएम किलो केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स. ये हमने तब निकाला था जब हम 0 डिग्री सेल्सियस पे और 1 ATM प्रेशर था, तब हमारे आर की वैल्यू 8.20578 मल्टीप्लाई दैट 10 टू द पावर -2 था. और अभी अगर हमने जो निकाला 1 मोल इनवर्स के रेफरेंस में 273.15 केल्विन के रेफरेंस में, तो 8.314 जूल किलो इनवर्स मोल इनवर्स है. Okay, so that means the ideal gas equation is related between variables and it describes the state of any gas. तो ideal gas equation जो है वो आपका relation बताती है variables के बीच का, और उसके साथ साथ वो describe करता है कि वो gas का state क्या है. Therefore it is called equations of state. इसी वजह से इन equations को हम equation of state भी बोलते हैं, क्योंकि गैस का जो state होगा कोई भी गैस का, तो वो आपका स्टेट बताता है, तो उसी को, उस इक्वेशन को ही हम इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलते हैं. Now moving on with the next one that we have. So you have to just before that you have to just remember that कि वैल्यू आपकी R की जो कि आपका गैस कांस्टेंट वेरिएबल है, तो उसकी अगर आपको वैल्यू पता होगी तो आई थिंक जब आप क्वेश्चन या न्यूमेरिकल कर रहे होगे तो आपको उस टाइम पे फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यू कैन जस्ट डायरेक्टली, इफ़ यू नो दैट द वैल्यू with their unit, so you can just directly put that value in a numerical and you can just solve it directly. Now moving on with the next one that we have here with reference to ideal gas equation only. दिस इज़ द रिलेशनशिप फॉर द साइमल्टेनियस वेरिएशंस ऑफ वेरिएबल. ये आपकी जो रिलेशनशिप है वो एक साइमल्टेनियस वेरिएशन है आपका वेरिएबल्स का. इफ टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस vary from T1 V1 and P1 to T2 P2 and V2, then we can write. अब रिलेशनशिप अगर आपका साइमल्टेनियसली वेरिएशन हो रहा है, वेरिएशन मतलब वैरी कर रहा है, एक स्टेबल नहीं है, वैरी कर रहा है एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर तक, एक प्रेशर से दूसरे प्रेशर पे, एक वॉल्यूम से दूसरे वॉल्यूम पे,
तो तब हमारे जो टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर होगा उसको अगर हमें फिक्स अमाउंट ऑफ गैस के लिए निकालना है, अगर वो वेरी कर रहा है T1 से T2 तक, P1 से V2 तक एंड P1 से P2 तक, we can write it down as P1 V1 T1 equals to NR. This is the first for the P1 or pressure 1, volume 1 and temperature 1. Then P2 V2 and T2 equals to NR, that is for the pressure 2, volume 2 and of course T2 टेम्परेचर 2. यहाँ पे NR और यहाँ पे NR दोनों आप कॉमन देख सकते हो, तो हम इसके दोनों लेफ्ट हैंड साइड्स को इक्वल कर सकते हैं बिकॉज राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है ऑलरेडी. तो P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2. प्रेशर 1 वॉल्यूम 1 अपॉन T1 दैट इज इक्वल्स टू प्रेशर 2 V2 एंड T2. तो चाहे आपका इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा, दोनों इक्वल होगा. दैट व्हाट इट स्टेट्स हियर. With reference to this equation, this is a very useful equation. ये आपकी बहुत ही useful equation है. If out of 6 values, यहाँ पे 6 values है 1 2 3 4 5 6 values में से अगर आपको 5 variables पता है that are known, the values of unknown variable can be calculated from the equation. This is also equation is known as combined gas equation. इस equation में क्योंकि 6 variables है, अगर इसमें से आपको 5 variables पता है तो you can find it out the another 6th variable here. And this equation is known as combined gas law. कंबाइंड गैस लॉ भी कहते हैं एंड दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये आपका न्यूमेरिकल में बहुत यूज्ड होता है एंड दैट इज़ P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2. अब इसके रेफरेंस में हम इक्वेशन कर लेते हैं क्योंकि भाई फॉर्मूला पढ़ लिया है तो थोड़ा सा इक्वेशन कर ले. अब इसके रेफरेंस में हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि कंबाइंड गैस लॉ ने डिस्कस किया है गैस लॉज के रेफरेंस में. तो क्वेश्चन है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस and 760 mm of Hg pressure, a gas occupies 600 ml of volume. What will be its pressure at a height where the temperature is 10 degrees Celsius and the volume of the gas is 640 milliliter. तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने जो आपको भी गैस कंबाइंड गैस लॉ बताया था उसमें P1 V1 T1 और P2 V2 T2 था. तो 6 वेरिएबल्स थे जिसमें मैंने बोला था कि अगर 5 आपको पता होगा तो आप छठा ऑलरेडी निकाल लोगे. तो यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 ऑलरेडी वैल्यूज दी हुई हैं. उसके हिसाब से मैं 6th वैल्यू जो है वो हम प्रेशर जो हमें निकालना है P2 जो निकालना है वो हम निकाल सकते हैं. सो लेट्स गो विद दैट. P1 की बात करते हैं. P1 हमें दिया है 760 mm क्योंकि प्रेशर हमारा वही है पहला Hg, 760 mm ऑफ Hg. V1 की बात करते हैं तो V1 जो हमें दिया वॉल्यूम देखो यहाँ पे 600 ml दिया है. T1 जो है टेम्परेचर यहाँ पे देखो 25 डिग्री सेल्सियस, पर ये डिग्री सेल्सियस में दिया है बट हमें इसे केल्विन में कन्वर्ट करना है. तो हम क्या करेंगे इसमें 273.15 ऐड कर लेंगे. बट यहाँ पे अप्रॉक्स होने के लिए 2.15 रिग्रेट कर दिया है, हटा दिया है, 273 कर लिया. 5 + 3 is 8 and then 2 + 7 that is 9 and 2 and then already 2. तो 298 केल्विन जो हमारा है वो हमारा T1 आया है. अब आते हैं V2 के बारे में. V2 देख सकते हो आप, यहाँ पे V2 दिया है 640 ml. तो ये यहाँ पे लिखा है T2, यहाँ पे T2 दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस. तो 10 में हमने 273 ऐड कर लिया है. 0 + 3 दैट इज़ 3 एंड देन 1 + 7 दैट इज़ 8 एंड 2. तो 283 जो केल्विन है वो T2 हमारा आया है. अब यहाँ पे जो P2 है क्योंकि इन्होंने बोला है हाउ व्हाट विल बी इट्स प्रेशर एट द हाईएस्ट वेयर द टेम्परेचर इज 10 डिग्री एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस इज 640 मिलीलीटर. तो हमें जो P2 है प्रेशर 2 है वो हमें निकालना है. ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट. अब अकॉर्डिंग टू द कंबाइंड गैस लॉ जो कि हमने कंबाइंड गैस लॉ पढ़ा है P1 V1 अपॉन T1 एंड P2 V2 अपॉन T2. तो वो जो कंबाइंड गैस लॉ है जो कि यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा हुआ दिया है आपको. देखो यहाँ पे P1 V1 एंड T1 इक्वल्स टू P2 V2 T2. ये आपका जो होता है इसी को ही हम कंबाइंड गैस लॉ बोलते हैं. आई विल जस्ट राइट इट डाउन हियर. कंबाइंड गैस लॉ, इसे ही हम कंबाइंड गैस लॉ बोलते हैं. तो अब हमें इसमें से P2 की वैल्यू चाहिए होती है, ये P2 की वैल्यू चाहिए. यहाँ पे ये V2 इसके मल्टीप्लाई में है तो जब ये इक्वल के इधर आएगा तो ये डिवाइड में जाएगा, और यहाँ पे ये डिवाइड में T2 है तो ये इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई में होता है. तो ये आएगा P1 V1 T2 अपॉन T1 और V2. तो P2 इक्वल्स टू क्या होगा P1 V1 T2, जैसे कि T2 उधर चला गया और ये T1 एंड V2 ये V2 नीचे चला आया. तो ये आपका P2 की वैल्यू होगी जो कि हम प्रेशर 2 जब निकालते हैं तब ये फॉर्मूला हमारा आएगा. ओके, फॉर द प्रेशर 2 हियर, दिस इज फॉर द प्रेशर 2 वी विल बी फाइंडिंग आउट.
नाउ विद रिस्पेक्ट टू दैट हम वैल्यू रखेंगे। P1 की वैल्यू हमें पता है, V1 की वैल्यू हमें पता है, T2 की वैल्यू पता है जो कि ये 283 डिग्री सेल्सियस है, सॉरी 283 केल्विन है। एंड उसके बाद फिर हम यहाँ पे T1 रखेंगे जो कि हमें पता है 298 केल्विन है, और V2 जो कि हमें पता है 640 ml है। तो वो वैल्यूज़ हम पुट करेंगे, उसके बाद उसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर टू फाइंड आउट द प्रेशर टू हियर। सो here P2 में हमने 760 mm Hg 600 ml एंड 283 केल्विन, 640 ml एंड 298 केल्विन यहाँ पे दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे हम, जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर देंगे एंड देन फिर उसके बाद हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 676.6 mm ऑफ Hg है। तो इस तरह से हमारा निकल के हमारा आंसर आएगा, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, देन वी विल फाइंड इट आउट। ये हमारा जो है वो P2 है। ये एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, तो दैट विल बी ईजीएस्ट टू यू टू सॉल्व। मैं इसको और कर देती हूँ। 2 3 6, 2 2 4, 2 3 6 एंड 2 8 16 हियर, फिर 2 1 2 एंड देन 2 6 12 एंड 2 1 2 दैट 2 9 18। उसके बाद 16 है, 19 है, तो 16 से ये 2 8 16 एंड 2 3 6 एंड 0 0। फिर यहाँ पे इसको भी अगर 2 से करेंगे तो 2 4 8 एंड देन 2 1 2 दैट इज 2 5 10 एंड 0। देन फिर उसके बाद फिर से 2 से करेंगे तो 2 1 2, 2 7 14 एंड 2 5 10 है। तो फिर अब ये 5 का केस हो गया, ये 2 का हो गया, 298 का हो गया, 283 है, कैंसिल आउट होगा नहीं, 19 होगा नहीं। फिर फर्दर इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे, विल फाइंड इट आउट 676.6 mm ऑफ Hg है। अब उसके बाद हम देखते हैं द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस हियर रिलेटेड टू दैट इज डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ अ गैसियस सब्सटेंस। गैसियस सब्सटेंस का आपको डेंसिटी निकालना जानना है, और उसका मोलर मास कैसे निकालते हैं वो आपको निकालने जानना है। तो मोलर मास और डेंसिटी निकालने के लिए फर्स्ट वी हैव टू गो थ्रू विद हियर आइडियल गैस इक्वेशन कैन बी रीअरेंज्ड एज फॉलोज। जो आइडियल गैस इक्वेशन हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी उसको हम किस तरह से रीअरेंज करेंगे, दैट इज एन अपॉन वी इक्वल्स टू पी आर टी। तो हमने यह इस तरह से पी वी अपॉन एन आर टी पढ़ा है, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन। तो वो इन्होंने रीचेंज कर दिया है, यहाँ पे वी जो था उसको इधर नेक्स्ट इक्वल के इधर ले गए, और ये एन जो था वो नेक्स्ट वो डिनोमिनेटर में ले गए, तो ये एन अपॉन वी हो गया। ओके, तो ये इस तरह से बना है, तो एन अपॉन वी इक्वल्स टू पी अपॉन आर टी। अब इसको सॉल्व करेंगे, रिप्लेसिंग एन, ये वाला जो एन है इसको हम रिप्लेस करेंगे बाय स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, वी गेट। अब इसको अगर हम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम से रिप्लेस करेंगे, सो व्हाट वी विल दैट, वॉल्यूम वही रहेगा, प्रेशर वही रहेगा, आपका जो प्रोपोर्शनलिटी गैस कांस्टेंट है वो भी वही रहेगा, टेम्परेचर भी वही रहेगा, वैसे सेम एम है, और यहाँ पे एम अपॉन कैपिटल एम, यहाँ पे एम अपॉन कैपिटल एम अपॉन ये वी यहीं पे था, इक्वल्स टू पी वी वहीं है और आर टी वहीं पे है। अब क्या करेंगे, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो अगर आपको याद होगा तो हमें एम अपॉन वी जो है वो हमारा आपका डेंसिटी का फॉर्मूला है। ओके, तो डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम ये देख रहे हैं मास अपॉन वॉल्यूम, ये मास अपॉन वॉल्यूम को हम डी लिख सकते हैं, तो मास अपॉन वॉल्यूम डी के जगह पे लिखा है यहाँ पे, और अपॉन एम कैपिटल एम वैसे ही रहेगा, इक्वल्स टू पी वैसे ही है, आर टी वैसे ही है, वेयर डी इज द डेंसिटी, ये जो डी है वो आपका डेंसिटी है, और डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है, ये होता है मास, ये होता है वॉल्यूम, ये होता है डेंसिटी, ठीक। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो उसको हमने एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम से रिप्लेस कर दिया, दैट विल राइट इट ऑन डी अपॉन कैपिटल एम वेयर इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन proportionality gas constant and temperature. On rearranging the equation, we get the relationship for the calculating the molar mass of a gas. अब हम इसी equation को अगर हम rearrange करते हैं और उसके relationship को निकालते हैं, तो हम बहुत आसानी से मोलर मास, गैस का मोलर मास निकाल सकते हैं। अब गैस का मोलर मास भाई कैसे निकालेंगे, तो देखो कैपिटल एम है, और कैपिटल एम को हम ऊपर ले जाएं, फॉर एग्जांपल ये वाला कैपिटल एम हम ये इधर ले जाएं, और ये प्रेशर को हम नीचे डाउनवर्ड लेके जाएं, तो हमें क्या मिलेगा, व्हाट विल फाइंड इट आउट, ये डी है और ये जो आर टी है इसको हम इस साइड लेके जाएंगे मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, ठीक है। तो डी जब के साथ आर टी मल्टीप्लाई होगा तो वो डी आर टी बनाएगा, और ये प्रेशर आपका नीचे जाएगा तो प्रेशर ये नीचे आ गया, और एम कैपिटल एम ऊपर जाएगा, तो ये मोलर मास है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलर मास ऑफ गैस, सो आई विल जस्ट राइट इट डाउन हियर, मोलर मास ऑफ अ गैस हियर।
So here this is your molar mass of gas, as I told you. This is molar mass of gas equals to density, that is your density. This is your gas constant, as well as this is T will be the temperature here, and this P will be the pressure here. Okay. After that we have a next heading and new heading, that is your Dalton's law of partial pressure. Dalton's law of partial pressure क्या होता है, that you have to understood. Dalton's law of partial pressure states that the law was formulated by the John Dalton. Dalton ने Dalton's law of partial pressure को introduce किया था in 1801 में उन्होंने introduce किया था. It states that उन्होंने ये बताया था the total pressure exerted by a mixture of non-reactive gases is equals to the sum of the partial pressure of individual gases. तो उन्होंने बोला था कि जो टोटल प्रेशर आप एग्जर्ट कर रहे होगे एक मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव, जो नॉन रिएक्टिव आपकी गैसेस हैं, अगर उनका मिक्सचर भी है तो जो टोटल प्रेशर आप उस पर एग्जर्ट कर रहे हैं वो इक्वल होगा उनके पार्शियल प्रेशर और उनके इंडिविजुअल गैस के, हर एक इंडिविजुअल गैस के पार्शियल प्रेशर पे इक्वल होगा. That what John Dalton has introduced and formulated a law that is known as, comes under the category of Dalton's law of partial pressure here. The pressures of individual gases, that is the pressure which these gases would exert if they were enclosed separately in the same volume of and under the same condition and temperature. तो ये जो इंडिविजुअल आपका जो टेम्परेचर और प्रेशर पे आपका जो नॉन रिएक्टिव गैसेस होंगे वो सारा उनका प्रेशर जितना भी आप एग्जर्ट करते हो दैट इज all equals to one another for that individual pressures of that gases. The pressure which these gases would exert if they were enclosed separately in the same volume under the same condition of temperature. In a mixture of gases, the pressure exerted by the individual gas is called partial pressure. तो हर एक गैस, जैसे यहाँ पे डिफरेंट गैसेस हैं, तो हर एक गैस जो है वो अपना इंडिविजुअल प्रेशर देगी, इंडिविजुअल उनका एग्जर्ट होगा प्रेशर, तो उसी को ही हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं. That what we termed as a partial pressure. Now partial pressure की अगर हम बात करते हैं, how to find it out the partial pressure here, that P total, अगर P total है pressure total हम निकाल रहे हैं, तो pressure total P1 गैस का प्रेशर, P2 गैस का प्रेशर, P3 गैस का, टिल द nth जितने भी आपके गैसेस होंगे उन सब का प्रेशर को हम सम करेंगे, देन वी फाइंड इट आउट द प्रेशर इन टोटल ऑफ दैट पर्टिकुलर गैसेस, दैट इज एट कांस्टेंट आउट प्रेशर तभी निकालेंगे जब कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट वॉल्यूम होगा वहाँ पे. Where P total is the total pressure exerted by a mixture of gas and P1, P2, P3 are the partial pressures of gases. तो ये partial pressure of gases first है, partial pressure gases of two, second gas, partial pressure of third gas. तो partial P total जो है वो आपका total pressure है जो कि exert करता है mixture of gases में, जिसमें आपके P1 गैस है, P2 गैस है, P3 गैस है, जो कि आपके partially gases हैं. Now with term of this only we have some other points related to this, that gases are generally collected over water and therefore are moist. तो gases कुछ ज़्यादातर आपकी जो gases होती हैं वो आपकी water पे collect हो जाती हैं, इसी वजह से उन gases के अंदर आपका moist होता है, moisture होता है. Pressure of dry gas can be calculated by substituting the vapor's pressure of a gas from the total pressure of the moist gas which contain water vapors also. तो जो gases हमारी generally हमारी जो gases होती हैं वो आपके ना water के ऊपर हो जाती हैं, इस वजह से उनमें moist content करता है. और जो pressures आपकी dry gases pressure होती है उनको हम calculate कर सकते हैं by putting the value of the vapors or pressure of water, जिसमें हम total pressure moist का निकाल सकते हैं गैस का जो कि कंटेनर में कंटेन करती है with reference to the water vapors there. Now pressure exerted by saturated water vapor is called aqueous tension. जो pressure आपका exert करता है saturated water vapors पे उसे हम aqueous tension बोलते हैं. तो what does aqueous tension stands for? The aqueous tension stands for the pressure that exerted by the standard water vapor, saturated water vapor basically. Aqueous tension stands for the pressure exerted by the saturated water
water vapor is called aqueous tension. Aqueous tension of water at a different temperature. अब यहाँ पे हम आपका aqueous temperature, aqueous tension पढ़ेंगे, जो कि with reference to the different temperatures पे हम discuss करेंगे कि क्या aqueous tension है water का at different temperatures, what we find it out. अगर हम प्रेशर ऑफ ड्राई गैस की बात करते हैं, प्रेशर अगर ड्राई गैस, ड्राई कर मतलब जिसमें मॉइस्ट नहीं है, तो दैट इज़ पी टोटल माइनस एक्वस टेंशन. तो आपका प्रेशर जितना भी टोटल उन गैसेस में पड़ रहा है, अगर ड्राई गैस है तो उसका एक्वस टेंशन अगर हम पूरे प्रेशर से माइनस कर देंगे, देन वी फाइंड आउट द प्रेशर ऑफ ड्राई गैस. दिस इज़ अ फॉर्मूला टू find out the pressure on a dry gas here, that is P dry gas, that is P total minus aqueous tension here. and aqueous tension क्या होता है मैंने ऑलरेडी बता दिया, जो प्रेशर आपका एग्जिस्ट कर रहा है सैचुरेटेड वाटर वेपर्स पे, वही आपका aqueous tension होता है. Now here is a table, sort of a table here that we will discuss reference to the temperature slash Kelvin, pressure, temperature आपका Kelvin में लिया गया, pressure in bars, temperature in Kelvin and pressures in bars. तो ये दिया हुआ है. अगर 273.15 केल्विन है टेम्परेचर, तो प्रेशर जो आपका बार में होगा दैट इज़ 0.0060. अगर आपका प्रेशर टेम्परेचर जो है वो आपका 283.15 केल्विन है, तो प्रेशर जो बार में होगा दैट इज़ 0.0121. अगर प्रेशर आप टेम्परेचर आपका केल्विन में 288.15 है, तो प्रेशर आपका बार में होगा 0.0168. अगर टेम्परेचर आपका 291.15 केल्विन में है, देन प्रेशर इन बार इज 0.0204 वी हैव. देन अगर टेम्परेचर आपका 293.15 केल्विन में है, तो प्रेशर जो आपका होगा 0.0230 आपका बार में होगा. With reference to this only, we have another their temperatures with their pressures, that is in temperature in Kelvin and that pressure in bars here. 295.15 केल्विन है, तो आपका प्रेशर जो बार में होगा दैट इज़ 0.0260 बार. टेम्परेचर जो है 297.15 केल्विन में है, तो आपका बार में प्रेशर होगा दैट इज़ 0.0295. टेम्परेचर अगर आपका केल्विन में है 299.15 केल्विन, तो जो प्रेशर होगा दैट इज़ इन बार दैट इज़ 0.0331 बार. अगर आपका टेम्परेचर 301.15 केल्विन है, तो आपका प्रेशर जो बार में होगा दैट इज़ 0.0372 बार. आपका अगर टेम्परेचर की बात करें जो कि केल्विन में होगा, तो द टेम्परेचर 303.15 केल्विन, तो प्रेशर आपका जो बार में सिग्निफाई करेगा दैट इज़ 0.0418 बार है. This is the aqueous tension of water vapors as function of a temperature here. तो aqueous tension आपका पानी का बताया गया है with reference to the vapor pressure and as it's a function of temperature here. So you can go through with this. पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन. अब इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन हम देखेंगे कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है. तो जैसा कि मैंने P1, P2, P3 के लिए नेक्स्ट और लास्ट में किया था, तो उसी हिसाब से पार्शियल प्रेशर भी हम देखेंगे, उसके हिसाब से हम निकालेंगे. सो P1, P2, P3 की ही वैल्यू हम निकालने वाले हैं. सपोज एट द टेम्परेचर T1, जो आपका टेम्परेचर कोई T है, three gases enclosed in the volume of V1 and the partial pressure is P1 and P2 and P3 respectively. Then अगर एक सपोज करते हैं कंडीशन को जहाँ पे एक टेम्परेचर आपका T है, उसके साथ साथ आपके तीन गैसेस हैं जो कि एक इंक्लोज किए हुए एक वॉल्यूम 1 में, ओके, वॉल्यूम में, दैट एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑफ P1 का प्रेशर एग्जिट कर रहे हैं, P2 प्रेशर एग्जिट कर रहे हैं, एज वेल एज P3 प्रेशर एग्जिट कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली हर एक रेफरेंसेस के लिए. तो हमें निकालना है जो पार्शियल प्रेशर है P1, P2, P3 with reference is to having a same volume and of course enclosed in the same volume and of course having a same temperature as well. Okay, with reference to that अगर हम P1 की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला था वो PV इक्वल अपॉन nRT था. तो हमने क्या किया, क्योंकि हमको P चाहिए, तो P चाहिए इसका मतलब है कि प्रेशर चाहिए, तो हमने ये nRT जो यहाँ पे डिवाइड में था उधर इसको मल्टीप्लाई में कर दिया, मतलब nRT इधर आ गया, और ये वॉल्यूम जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई में था वो जाके डिनोमिनेटर में डिवाइड हो गया. तो हमारा जो फॉर्मूला बना वो हमें मिला P इक्वल्स टू nRT दैट अपॉन V.
तो ये हमें मिला। ठीक है, तो ये हमें फॉर्मूला मिला, इसी में ही हमें प्रेशर वन निकाल रहे हैं, पार्शियल प्रेशर वन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे P1 हो गया। N1 नंबर ऑफ मॉल जो है आपका वो 1 है, तो इसलिए N1 हो गया, बाकी सेम फॉर्मूला है। तो P1 इक्वल्स टू N1 R एंड T, दैट इज यहाँ पे हमारा जो P1 है वो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर P1 के लिए, एंड दिस इज ऑफ नंबर मोल्स। आपको पता ही है ये आपका जो है वो गैस कांस्टेंट है, ये आपका जो है वो टेम्परेचर है, और ये जो आपका है वो वॉल्यूम है। ओके, सो P1 इक्वल्स टू N1 RT अपॉन V। अब आते हैं पार्शियल प्रेशर टू के बारे में बात करते हैं। तो पार्शियल प्रेशर टू, जहाँ पे P1 था वहाँ पे P2 कर दिया है, N1 था N2 कर दिया, R और T और V अब वैसे ही है, तो N2 अपॉन R T अपॉन V, दैट इज। तो ये इसके बारे में बात करते हैं। तो दिस इज यू आर हैविंग अ पार्शियल pressure P2, and this is of number of moles, this is your gas constant, this is temperature, this is volume. Okay, so PT equals to N2 RT upon LP here. A partial pressure 3 की बात करते हैं, that is of P3 here, so this is your partial pressure P3, ये n number of moles of n pressure partial pressure 3 है, तो N3 हो गया. This is your gas constant, R is your gas constant, and I told you gas constant for all the gases. This is temperature, and this is volume. So that is P3 equals to N3 RT upon a volume here. So now this we will reference to this where N1 N2 and N3, जो हमने P1 में N1, P2 में N2 और P3 में N3 पढ़ा है, this N1 N2 N3 are the number of moles of these gases, ये number of moles हैं इन gases के. Thus the expression of the total pressure will be, क्योंकि number of moles ही हैं तो वो आपका pressure total pressure के लिए क्या होगा, that will be P total, that is pressure total, P1 that is partial pressure of P1, partial pressure 2 P2 and partial pressure 3 P3, तीनों का सम कर देंगे, we will find it out partial pressure total. तो क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ N1 PRT VT इस P1 जो हमारा था, P1 मैंने यहाँ पे लिख के बता दी, P1 था हमारा N1 RT अपॉन V, जो P2 था वो हमारा था N2 RT अपॉन V, एंड जो P3 था वो हमारा था N3 RT अपॉन V. तो इन सब में देख सकते हैं N1 RT अपॉन V, ये P1 के लिए लिखा गया है, ये P1 के लिए लिखा गया है, ये P2 के लिए लिखा गया है, and this is for the P3 here. P3 के लिए N3 RT अपॉन V है, तो इस तरह से लिखा गया है. इसको जब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे RT और V, RT V और RT V तीनों में कॉमन है, तो RT V कॉमन ले लेंगे. RT V कॉमन ले लिया तो हम मिलेगा क्या, N1 प्लस N2 प्लस N3. तो ये हमारा P टोटल जो आएगा, जो कि प्रेशर टोटल हम निकाल रहे हैं, तो प्रेशर टोटल विल बी N1 प्लस N2 प्लस N3 देन RT अपॉन V, जो कि तीनों में कॉमन है. ओके, चाहे आप इस तरह से लिख के सॉल्व करो, चाहे ऐसे सॉल्व करो, आप दोनों से ही एक ही मिलेगा आपको आंसर. ओके, अब विद रेफरेंस टू दैट ऑन डिवाइडिंग द P1 बाय P2 वी विल गेट, अगर हम P1 को P2 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा. तो P1 को अगर हम P टोटल से डिवाइड करते हैं, वी विल बी फाइंडिंग आउट P1 जो हमारा था N1, एंड दैट इज N1 अपॉन N, एंड देन N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस where that is equals to x1 here. अब इसको डिवाइड करने के बाद क्या होता है कि दैट वेयर n जो है वो आपका, अगर नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो दैट यू हैव टू सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1, पार्शियल नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ 2 और नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ 3. तो उसको सम करेंगे तो आपको n ऑलरेडी यहाँ पे मिल जाएगा. Okay, then you can write it down the value, and after that you can solve this equation here. This is on dividing the P total, that of the P1, then we'll get this, which the value is comes under known as x1 here. Now further we will discuss
where x1 that x of I या x1 that is called mole fraction, उसे हम mole fraction कहते हैं of a first gas के लिए जो mole fraction निकाला that stands for the x1 here. thus p1 जो हमारा निकलेगा partial pressure that is x1 p that total, तो p total में हम x1 mole of fraction add कर लेंगे तो हमें pressure of 1 पता चल जाएगा. Similarly for the other two gases we can write it down, p2 equals to x2 p2 p total, x2 को p total से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड p3 जो है x3 p total. तो ये हम p3 के लिए निकालेंगे प्रेशर, पार्शियल प्रेशर 3 के लिए, पार्शियल प्रेशर 2 के लिए, पार्शियल प्रेशर 1 के लिए. दिस विल बी द फॉर्मूला दैट विल बी यूज्ड हियर. फॉर दस द जनरल इक्वेशन कैन बी रिटन, क्योंकि सब में यही है, तो p of i equals to x of I and then p total. This will be the general formula. आप चाहे वे आप पार्शियल 1 के लिए निकालो, पार्शियल 2 के लिए निकालो, पार्शियल 3 के लिए निकालो, पार्शियल प्रेशर 4 के लिए निकालो, पार्शियल प्रेशर 5 के लिए निकालो, या फिर पार्शियल प्रेशर n के लिए निकालो. The formula will be this only, pi equals to xi p total. Where pi and xi are the partial pressure and a mole fraction. तो pi जो है वो आपका पार्शियल प्रेशर है और xi जो है वो आपका मोल फ्रैक्शन है ऑफ द ith गैस रिस्पेक्टिवली. लास्ट गैस जो भी आपका होगा टर्मथ वो होगा. If the total pressure of a mixture of a gas is known, the equation of then used to find out the pressure exerted in the individual gases. अगर आपको mixture of gas का pressure total pressure पता है तो आप already उसके जो exertion हो रहेंगे individual gases के वो आप निकाल सकते हो. Now with respect to that we'll deal a question here that we have to discuss here is the another question refers to the partial pressure here and for the density and the molar masses of course, and the Dalton's law of atomic theory also. And the question we have is a neon dioxygen mixture contained 70.6 gram dioxygen and 167.5 gram of neon. तो एक नियॉन और डाइऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है एक कंटेनर में. उन्होंने बोला है उसमें 70.6 है वो डाइऑक्सीजन मिली हुई है और 167.5 ग्राम ऑफ नियॉन मिला हुआ है. If the pressure of the mixture gases in the cylinder will be 25 bar, अगर pressure 25 bar दिया हुआ है, what is the partial pressure of dioxygen and neon in the mixture. तो बोला गया है कि अगर नियॉन डाइऑक्सीजन गैस का मिक्सचर है जिसमें से आपका 70.6 ग्राम डाइऑक्सीजन है और 167.5 ग्राम आपका नियॉन है और प्रेशर आपका मिक्सचर ऑफ गैसेस सिलेंडर में आपका 25 बार है, तो आपको बताना है कि पार्शियल प्रेशर डाइऑक्सीजन का और नियॉन का क्या होगा इस मिक्सचर में. So that is easy. So solution is number of moles of dioxygen. डाइऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है हमें. डाइऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, 70.6 ग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है एंड टोटल की अगर हम बात करते हैं सो वी हैव 32 ग्राम ऑफ मोल इनवर्स. तो 32 ग्राम हम मोल इनवर्स लेंगे तो डाइऑक्सीजन है तो 16 प्लस 32 होता है, एक का 16 होता है तो दो है डाइऑक्सीजन तो 16 प्लस 16 तो वो 32 होगा. ऑक्सीजन के रेफरेंस में बात करते हैं तो हमें 70/32 इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 20.21 मोल हियर. ओके सो नाउ विद रेफरेंस टू द नंबर ऑफ और नियॉन की निकालते हैं. नियॉन में 167 क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है 167 हियर 167.5 एंड अपॉन 20 क्योंकि नियॉन का 10 होता है तो 10 प्लस 10 दैट विल बी द 20 हियर. तो नहीं सॉरी 20 ही उसका होता है तो क्योंकि नंबर सिंगल है तो नियॉन 20 आपका 20 ग्राम मोल्स उसका आएगा मोलर मास निकालने के लिए. देन विल सॉल्व दैट विल फाइंड आउट 8.375 मोल हियर. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइऑक्सीजन कितना निकला, डाइऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स आपका 2.21 मोल्स निकला. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन की बात करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन आपका 8.2375 मोल निकला जो कि आपका नियॉन का निकला. नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट वन दैट वी हैव हियर इज सो हियर द मोल्स ऑफ फ्रैक्शन ऑफ डाइऑक्सीजन. डाइऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन अगर हम निकालेंगे वी हैव डाइऑक्सीजन का 2.21 हमने निकाला था मोल फ्रैक्शन अभी डाइऑक्सीजन का एंड 2.221 जो आपका था वो आपका निकला है मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइऑक्सीजन और आपका 8.375 जो आपका निकला है वो आपका निकला है मोल ऑफ नियॉन.
ठीक है। तो 2.21 क्योंकि अभी डाइऑक्सीजन के लिए निकाल रहे हैं तो 2.21 ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में ये रहेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन हियर, दिस इज ऑफ ऑक्सीजन, एंड देन इक्वल्स टू 2.21। इन दोनों को ऐड ऑन करेंगे, दैट मीन्स वी विल ऐड ऑन दिस, ये 1 यहाँ पे 7 से प्लस होगा, 5 ऐसे ही रहेगा, 1 plus 7 that is 8, 2 plus 3 that is 5 पॉइंट डेसिमल, 8 plus 2 that is 10, और ये भी सेम रहेगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे, विल फाइंड आउट 0.21। तो ये जो आपका निकला है दैट विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ डाई ऑक्सीजन। उसके बाद हमारे पास आता है मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन के लिए निकालने के लिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन, क्योंकि ये जो आपका है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड दिस इज ऑफ योर नियॉन है। इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करने के बाद इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 8.375। ये 5 का वैसे ही रहेगा यहाँ पे, और फिर 7 plus 1 that is 8, 3 plus 2 that is 5, then decimal 8 plus 2 that is 10, तो 10.585 रहेगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, विल फाइंड आउट 0.79 that is a mole fraction of neon here, mole fraction of neon। नाउ अल्टरनेटली अब तो मैंने निकाल लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन हियर, बट अल्टरनेटली अगर हम बात करते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन जो निकला है, अगर हम नियॉन निकालेंगे क्योंकि उसके लिए 0.1 भी निकलेगा, तो अभी हमने अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन निकाल लिया है तो डाइऑक्सीजन निकाल लिया है, तो हमें ये फ्रैक्शन के लिए इतना सॉल्यूशन करने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि हमें पता है मोल फ्रैक्शन जो होता है किसी भी कंटेनर का वो 1 होता है। तो 1 में हम 0.21 माइनस कर देते हैं, हमें 0.79 ऑलरेडी मिल जाता, तो हमें इतना निकालने की ज़रूरत नहीं थी, ऐड करके फिर इसको डिवाइड करो तो वो भी निकाल सकते थे। ये एक अल्टरनेटिव मेथड है, इसलिए मैंने इसको बाद में बताया, पर पहले आपको वो निकाल के बताया, अदरवाइज तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे नहीं भाई मुझे निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं डायरेक्टली निकाल लूँगा। तो ऐसा नहीं होता है, आपको निकालना आना चाहिए। 0.21 था तो 1 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये क्या रहेगा 10 आएगा, ये 9 हो जाएगा और ये आपका 0 हो जाएगा। तो 10 में 1 गया दैट विल बी 9 हियर, एंड 9 में 2 गया दैट विल बी 7 हियर। तो ऑब्वियसली से 0.79 आ रहा है और यहाँ पे भी 0.79 आ रहा है। पार्शियल प्रेशर मोल, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, अगर कोई भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकाल रहे हो डायरेक्टली तो क्या कर सकते हैं आप, अगर आपको उसका मोल फ्रैक्शन पता है और टोटल प्रेशर पता है तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करके पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस निकाल सकते हो। अब यहाँ पे हम निकालेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, गैस है तो पहले ऑक्सीजन गैस का निकालेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के लिए कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन हम 0.21 ऊपर निकाल चुके हैं, और प्रेशर टोटल प्रेशर जो था वो ऑलरेडी उन्होंने बोला है क्वेश्चन में 25 बार है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, विल फाइंड आउट 5.25 बार ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो हम इसको एक बार मल्टीप्लाई करके भी दिखा देते हैं, और 25 है 0.21 है, ठीक है। तो या फिर ऊपर से कर देंगे कि 0.21 ऊपर चला जाए, 0.21 एंड देन 25, ठीक है। तो हियर 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10, 0 यहाँ 1 कैरी, 5 0 ज़ा 0 एंड प्लस 1 हियर, ठीक। 1 0 5 आया, उसके बाद यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे, देन 2 1 ज़ा 2 एंड देन 2 2 ज़ा 4 एंड देन 2 0 ज़ा 0, इसको ऐड ऑन करेंगे तो 5 आएगा, देन 2 आएगा एंड देन 5 आएगा, पॉइंट आएगा 0 आएगा, तो 2 के बाद 0 है तो दैट मीन्स 5.25 आएगा। ओके, तो आंसर विल बी द 5.25 और 5.25 बार आ रहा है आपका। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस आपका आएगा जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फाइंड आउट 5.25 बार है। अब बात करते हैं इसके लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन का तो निकाल लिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन का क्या करें। पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन के लिए आपको पार्शियल प्रेशर आपने नियॉन का निकाला है, चाहे 1 से 0.21 को माइनस करके निकाल लो, और चाहे फिर आपने जैसे हमने अलग निकाला है वैसे निकाल लो। तो 0.79 आ रहा है, मल्टीप्लाई प्रेशर दोनों के लिए सेम था तो 25 बार। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो विल जस्ट मल्टीप्लाई हियर 0.79 और ये है 25, 5 9 are 45, so here it will be the 5 and it will be the 4, 5 7 are that is 35, and 35 plus 4 39, 9 यहाँ 3 carry, 5 0 0 and plus 3 here। उसके बाद 2 9 18, 1 यहाँ 1 8 यहाँ 1 carry, 2 7 14 plus 1 15, so 5 यहाँ 1 carry and 2 0 0 and plus 1, तो ये आएगा। तो इसमें 5 होगा, 9 that is 17,
प्लस 1 दैट 538 प्लस 9 एंड दैट इज़ 1। तो आपका आएगा 1975। यहाँ पे डेसिमल 2 प्लेस के बाद है तो 2 प्लेस के बाद लगा देंगे, दैट इज़ 1975 बार आएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन आपका आएगा 19.75 बार और आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आएगा 5.25 बार। अब नाउ और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस क्या होती है, जहाँ पे हम काइनेटिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, जिसमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को रिलेट करेंगे। द थ्योरी इज़ अ मॉडल, एक ये थ्योरी जो है वो एक मॉडल है आपका, दैट इज़ अ मेंटल पिक्चर दैट एनेबल्स टू बेटर अंडरस्टैंड और ऑब्जर्वेशन, जो कि एक मेंटल पिक्चर है जो कि हमें अपने एक ऑब्जर्वेशन को क्लियर करती है। द थ्योरी दैट अटेम्प्ट्स टू एडुशिएट द बिहेवियर ऑफ द गैसेस इज नोन एज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो ऐसा जो कि हमें गैसेस के बारे में बताए, जो हम बिहेवियर गैसेस का देख रहे हैं उसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करें, जो हम अटेम्प्ट करते हैं उसकी थ्योरी से रिलेटेड, तो उसे ही हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बोलते हैं। दैट व्हाट वी टेल एज कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी होती है। नाउ विल गो डिटेल इन काइनेटिक molecular theory of gases, where we have some of the postulates to be discussed here. So for this, the theory that attempts to elucidate the behavior of gases is known as kinetic molecular theory. तो जो theory आपकी आपको elucidate करती है between with the behavior of the gases that are known as the kinetic molecular theory, as I told you before also. The gases consist of large number of identical particles, that is atoms and molecules, that are so small and so far apart of the average that the actual volume of the molecule is negligible in comparison to the empty space between them. They are considered as a point mass. This assumption explains the great compressibility of the gases. तो बेसिकली जो गैसेस होती हैं जो कंसिस्ट करती हैं आपके लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स को, चाहे वो इट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, तो वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं और इतने ज़्यादा दूर एक दूसरे से होते हैं दैट द एवरेज ऑफ दैट एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ दैट मॉलिक्यूल इज अप्रॉक्सीमेटली नेग्लिजिबल हेयर विद कंपैरिजन टू द एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम। और वो ऐसे कंसिडर किए जाते हैं लाइक अ पॉइंट मास, एंड उनका जो अजम्पशन होता है वही एक्सप्लेन करता है ग्रेट कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस को। Where if I'm talking about the next further here, that there is no force of attraction between the particles of gas at ordinary temperature and pressure. तो उनके बीच में कोई भी force of attraction नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका एक ordinary temperature और pressure अगर है तो फिर उनके बीच में कोई भी आपको attractions नहीं, force of attraction देखने को नहीं मिलता। The support for this assumption comes from the fact that gases expands occupy all the space available them. ये इसलिए भी है इफेक्ट कि वो क्यों नहीं होता, क्योंकि जो गैसेस होती हैं वो जिस भी कंटेनर में जाती हैं, जिस भी स्पेस में जाती हैं, वो उसमें पूरी तरह से वो फैल जाती हैं। इस वजह से जितनी भी अवेलेबल स्पेस होती है वो ऑक्यूपाई से कर लेती हैं और एक्सपैंड कर जाती हैं। इस वजह से उनके बीच में आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को नहीं मिलता। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता तो फिर गैसेस स्मॉलर एरिया जैसे कि सॉलिड होता है तो उस तरह से आपको मिलता, बट क्योंकि गैस फैल जाती है इस वजह से एक्सपांड हो जाती है, ऑक्यूपाई कर लेती है पूरी स्पेस को, जितनी भी स्पेस अवेलेबल होती है। उस वजह से आपका ये रीज़न है कि वो उसको में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर ऑपरेशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। पार्टिकल्स ऑफ अ गैस आर ऑलवेज इन कांस्टेंट एंड रैंडम मोशन। पार्टिकल जो गैस के होते हैं वो आपको हमेशा आपको कांस्टेंट और रैंडम मोशन में ही दिखेंगे। इफ़ द पार्टिकल्स वर एट रेस्ट एंड ऑक्यूपाइड फिक्स पोजीशन, अगर आपको पार्टिकल्स रेस्ट पे है और आपका ऑक्यूपाइड कर रहे एक फिक्स्ड पोजीशन, देन अ गैस वुड हैव अ फिक्स्ड शेप विद नॉट ऑब्जॉर्व्ड। तो बेसिकली आपका जो गैस होता है तो आपको वो दैट हैव अ फिक्स्ड शेप और जो कि ऑब्जर्व्ड नहीं होता ज़्यादातर। Where particles of a gas move in all possible direction in straight line, तो straight line में जितने भी possible directions होते हैं पार्टिकल जो गैस के होते हैं वो उसी directions में मूव करते हैं। ड्यूरिंग their random motion they collide with each other। जब random motions होता है तो वो एक दूसरे से collide भी करते हैं, collide मतलब एक दूसरे से टकराते हैं with each other with both the walls of the container, और जो कंटेनर के walls है वो उस कंटेनर के walls से भी टकराते हैं।
The pressure is exerted by the gas as a result of the collision of particle with the walls of the container. और जो उनके walls of container होते हैं वो उससे भी कोलाइड करते हैं, क्योंकि वो जब फैलते हैं तो एक कंटेनर, उनको तो पता नहीं होता कि कंटेनर इतना बड़ा है या इतना बड़ा है या बहुत बड़ा है, तो उसके हिसाब से वो मूव करते हैं एक दूसरी जगह, और दूसरी जगह पहली जगह जहाँ भी जाते हैं, इधर जाते हैं इधर जाते हैं, तो वो कोलाइड करते हैं, पार्टिकल्स के थ्रू भी कोलाइड करते हैं, एज वेल एज कंटेनर की जो वॉल्स हैं उसके थ्रू भी वो कोलाइड करते हैं. They take a place while they take place collision in the form of when the particles with the respect to their colliding with the container. Now moving on with the next, that we have reference to this only. Here collision of gas molecules are perfectly elastic. जो collisions of gas molecule का जो collision होता है वो perfectly elastic होता है. This means that the total energy of molecule before and after collision remains the same. तो collision जो gas molecule का होता है वो perfectly elastic होता है. इसी वजह से हम ये कह सकते हैं जो total energy होता है molecules का पहले collision से पहले और collision के बाद वो आपका same ही रहता है. क्यों? क्योंकि there may be exchange of every energy between the colliding molecules. their individual energies remains constant. वो एक दूसरे से कोलाइड होते हैं, उनकी एनर्जीज में वेरिएशंस आते हैं, वेरी करते हैं, एक दूसरे को एनर्जी देते हैं कोलाइड मॉलिक्यूल, मगर उनकी खुद की जो इंडिविजुअल एनर्जी होती है वो वैसे की वैसे ही रिमेन ही रहती है. If there is a loss of kinetic energy, the motion of the molecule will stop and the gas will the settle down. अगर उनमें लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है तो उनका जो मोशन होता है मॉलिक्यूल्स का वो रुक जाएगा और गैस जो है वो आपके इधर उधर मूव करने की जगह पे वो एक कंटेनर में ही सेटल डाउन हो जाएंगी. दिस इज द कॉन्ट्रारी इट व्हाट इज एक्चुअली ऑब्जर्व्ड. और ये उसका जस्ट उल्टा है कि जो हम एक्चुअली में ऑब्जर्व करते हैं विद रेफरेंस टू द गैस हियर. नाउ एट एनी पर्टिकुलर टाइम, अगर हम किसी भी पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स इन द गैस हैव डिफरेंट स्पीड्स एंड हैंस डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज. बेसिकली हर एक डिफरेंट पार्टिकल्स जो गैस में होते हैं उनके पास डिफरेंट स्पीड्स में होते हैं, इवन दो दे हैव अ डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी एज वेल. This assumption is reasonable because as the particle collide, we accept their energy to change, even if that initial speed of all the particle was same. The molecular collision will disrupt this uniformly. तो पहले तो उनकी सबकी अगर एनर्जी सेम है, बट वो जब वो कोलाइड करते हैं तो हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी एनर्जी या तो बढ़ेगी भाई या तो कम होगी, क्योंकि आफ्टर द कोलिजन इट टेक्स सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन अगर सेम एनर्जीज हैं. तो particles must have a different speed where go on changing constantly. It is possible to show that though the individual speeds of the changing and the disruptions of speed remains at the quantum particular temperature पे अगर collision हो रहा है तो ऐसा हो सकता है, ऐसा देखने को मिल सकता है कि आपका जो टेम्परेचर है अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, तो वहाँ पे आपको कोलाइड भी हो रहे हैं अगर मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स, तो ऑब्वियसली बात उनमें इनकी एनर्जी में चेंजेस नहीं दिखेंगे आपको, वो एक्चुअल में जैसे थे पहले सेम एनर्जी में आपको दिखेंगे. और कुछ ऐसे में होता है जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया ओके तो वो क्या होता है डिस्टर्ब हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट हो जाती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, या फिर एनर्जी उनकी बढ़ घट जाती है, पर जो उनकी इंडिविजुअल एनर्जी होती है वो रिमेन सेम रहती है. If a molecule have a variable speed, अगर एक molecule के पास एक variable speed है, then it must have a variable kinetic energy. अगर उसके पास variable speed है तो उसके पास variable kinetic energy भी होगी. Under this circumstances we can only talk about average kinetic energy. तो हम इसमें इस केस में सिर्फ average kinetic energy की ही बात कर सकते हैं. In the kinetic energy, it is assumed that every kinetic energy of a gas molecule is directly proportional to the absolute temperature. Basically अगर इसके रेफरेंस में बात करते हैं तो काइनेटिक जो थ्योरी हमने पढ़ी है, तो काइनेटिक थ्योरी की केस की बात करते हैं तो ये एक अज्यूम किया जा सकता है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपकी देखने को मिलती है गैस मॉलिक्यूल से वो डायरेक्टली आपके प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के. इट इज सेम दैट ऑन हीटिंग अ गैस ऑफ एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर आप हीट कर रहे हो गैस को एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे, द प्रेशर इंक्रीजेस. अगर आपका आप हीट कर रहे हो, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, बट एक कांस्टेंट अगर आपका कांस्टेंट वॉल्यूम है तो आपका प्रेशर जो है वो इंक्रीज करेगा. एंड ऑन हीटिंग द गैस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस एंड देन स्ट्राइक टू द वॉल ऑफ द कंटेनर मोर फ्रिक्वेंटली, दस एक्सर्टिंग द मोर प्रेशर. तो जितना ज़्यादा आप उसको इंक्रीज करोगे, अगर आप हीट कर रहे हो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है पार्टिकल की, तो वो स्ट्राइक करेगा वॉल्स ऑफ कंटेनर में, जो उसके वॉल्स कंटेनर की जो वॉल्स है वो
उसमें स्ट्राइक करेगा एक दूसरे से। स्ट्राइक करने के बाद उसमें क्या आएगा, जो उसमें आप फ्रिक्वेंटली चेंज देख सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट भी करेगा। This is all about related to the chemistry that we had discussed here, and that is with reference to that we had done about the gases law, that about the Charles law, Boyle's law, and of course Avogadro law and the Gay-Lussac law. आज हमने जो आइडियल गैस लॉ के बारे में डिस्कस किया है, जिसमें हमने मोल फ्रैक्शन निकालने को देखा है, और काइनेटिक एनर्जी जो हम देखते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो हमारी है विद रेफरेंस टू दिस। सो ऑल दैट व्हाट वी हैड डिस्कस्ड हियर, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि सारी चीज़ें आपके पूछे जाते हैं, क्योंकि हमने विद रेफरेंस टू दैट हमने क्वेश्चंस भी किए हैं। और कोलिजन जो होता है मॉलिक्यूल्स में, आपका टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ाने से कोलिजन होता है, मूवमेंट होता है पार्टिकल्स में, वो दोनों एक कंटेनर्स पे स्ट्राइक करते हैं। बट उसके हिसाब से वही चीज़ हमने देखी कि जो इंडिविजुअल एनर्जी होती है वो सेम ही रहती है। बाकी अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं, तब थोड़ा सा डिस्टर्ब और डिस्ट्रप्शन हमें दिखने को मिलता है। तो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज गिव अ थम्स अप and give a suggestion on a comment box. Please like, share and subscribe our channel so that many and maximum people can get the information at once, and even though you can also enjoy the video as well. And this is your 130 that which we had done the class। अभी हमने लास्ट केमिस्ट्री की क्लास बहुत पहले की थी, बट इस क्लास की अगर हम बात करते हैं जिसमें हमने डेंसिटी के बारे में पढ़ा है, मोलर मासेस के बारे में पढ़ा है, तो वही आपका 138 क्लास है ऑलरेडी। हम इसके बाद नेक्स्ट 139 क्लास स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू।